हेलो स्टूडेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स पार्ट 1 में आज हम मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक, डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्टडी करेंगे। सबसे पहला मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अर्थ। बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो कॉल्ड मैनेजरियल इकोनॉमिक यानी जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र हैं उसे हम प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। यानी हम इसे क्या जान सकते हैं, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र के रूप में। इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड मैथोलॉजी ऑफ बिजनेस यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यापार के लिए आर्थिक सिद्धांत और पद्धति का अनुप्रयोग करना। बिजनेस इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग यानी जो बिजनेस होता है, व्यवसाय होता है, उसमें निर्णय लेने की कह सकते हैं कि निर्णय लेने को इंक्लूड किया गया है या सम्मिलित किया गया है कि निर्णय कैसे लिया जाए। डिसीजन मेकिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव वन आउट ऑफ टू मोर और मोर अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन यानी कि बिजनेस डिसीजन का मतलब होता है कि हम कह सकते हैं कि व्यवसाय के लिए निर्णय कैसे लिया जाए। यानी हमारे पास में अल्टरनेटिव रूप में या तो दो से ज़्यादा में से कुछ बेटर का सिलेक्शन करना होता है। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन था। द क्वेश्चन ऑफ द चॉइसेस अराइज बिकॉज द बेसिक रिसोर्सेज सच एज कैपिटल, लैंड, लेबर and management are limited and can be employed in alternative uses। यानी हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन इसलिए आता है कि डिसीजन मेकिंग का, क्योंकि जो बेसिक रिसोर्सेज हैं, बेसिक रिसोर्सेज का मतलब होता है कि जो भी बिजनेस स्टार्ट करें उनके लिए ये रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट रहते हैं। वो कौन से रिसोर्सेज हैं? आपका कैपिटल, पूंजी हो गया, आपका श्रम हो गया, आपकी भूमि हो गई, आपके प्रबंध हो गए, उन सब का बहुत बेटर तरीके से यूज़ करना, बहुत बेटर तरीके से या बहुत अच्छी तरह से उपयोग करना, क्योंकि दे आर लिमिटेड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीमित मात्रा में है। द डिसीजन मेकिंग फंक्शन थस बिकम वन ऑफ मेकिंग चॉइस एंड टेकिंग डिसीजन यानी कि जो निर्णय लेना, वो कार्य हमें बताता है कि आप किसी एक का सिलेक्शन कर रहे हैं और उसके बारे में डिसीजन ले रहे हैं। जब आप किसी इतने अल्टरनेटिव में से कोई बेटर चॉइस करते हैं, इसका मतलब है आप इतने में से एक चॉइस करने का जो डिसीजन मेकिंग है वो हमें कहाँ से मिलता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स में। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको बताता है कि हम डिसीजन कैसे लें, राइट। नेक्स्ट हमारा है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी परिभाषाएं व्यावसायिक अर्थशास्त्र की। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन दी है बैटस पार्किसन ने। बैटस पार्किसन जो थे, उन्होंने अपनी डेफिनेशन में क्या बताया है? बिजनेस इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द फर्म इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस यानी जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र है आपका, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, वो आपके कौन से दो बिहेवियर की बात कर रहा है? थ्योरेटिकल और प्रैक्टिस की, यानी व्यवहारिक और सैद्धांतिक आचरण की बात कर रहा है। यानी हम सिंपल सी लैंग्वेज में इसके क्या कहेंगे कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र सिद्धांत व व्यवहार दोनों में फर्मों के आचरण का अध्ययन करता है। यानी जो चीज़ हम थ्योरेटिकल देखते हैं वही हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी करते हैं, राइट। जैसे डिमांड, प्राइजेस, ये सब स्टडी कहाँ करते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स में। वो हम थ्योरेटिकल पार्ट भी पढ़ते हैं और हमने इसे मार्केट में अप्लाई करते हुए भी देखा है, राइट। द सेकंड डेफिनेशन हमारी है जॉयल डीन की डेफिनेशन। उन्होंने अपनी डेफिनेशन में बताया बिजनेस इकोनॉमिक्स इज दैट सब्जेक्ट विच शो हाउ इकोनॉमिक एनालाइज कैन बी यूज्ड इन मैनेजरियल डिसीजन यानी कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र वह विषय है जो हमें बताता है, क्या बता रहा है कि आर्थिक विश्लेषण का प्रबंध के निर्णय में उपयोग कैसे हो सकता है। यानी कोई भी हम इकोनॉमिक एनालाइज करना चाहते हैं तो उसमें प्रबंध के निर्णय यानी डिसीजन कैसे लें, ये हमें कौन बताता है? सिर्फ बिजनेस
इकोनॉमिक्स बताता है, राइट। थर्ड हमारी डेफिनेशन है जो कि पीटरसन एंड लेविस ने डेफिनेशन दी थी। पीटरसन एंड लेविस ने अपनी डेफिनेशन में बताया, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ दैट पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक फोर्सिंग on which are of great interest and importance to business managers. This topic include theory of demand, production, cost, profit, price, advertising, expenditure, government regulation. यानी कि ये डेफिनेशन जो पीटरसन एंड लेविस ने दी है उसके अकॉर्डिंग व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के उस भाग का अनुप्रयोग है जो आप कह सकते हैं कि जो आपको एक मैनेजर्स को डिसीजन लेने में या उसके इंटरेस्ट के लिए, यानी हम कह सकते हैं कि उन विषयों पर केंद्रित करता है जो कि व्यावसायिक उद्यमी के लिए बहुत ही रुचि और महत्व वाला होता है, जो मैनेजर्स होते हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? आपका डिमांड आ गया, उत्पादन आ गया, लागत आ गई, लाभ आ गया, कीमत आ गई, आपके विज्ञापन आ गए, या हम सरकारी नियम को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसे समझना चाहते हैं तो क्या हो गया कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के उस भाग का अनुप्रयोग है जो उन विषयों पर केंद्रित करता है जो व्यावसायिक उद्यमी के लिए बहुत ही रुचि और महत्व वाला है। इन विषयों में हम मांग, उत्पादन, लागत, लाभ, कीमत, विज्ञापन, व्यय और सरकारी नियमन को शामिल करते हैं, राइट। फोर्थ डेफिनेशन हमारी डेफिनेशन है सिंगल मैन की। उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है? डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग, सेलेक्टिव एंड अल्टरनेटिव। यानी कि जो भी हम रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे उसमें आप सेलेक्टिव या अल्टरनेटिव में से बेस्ट को ही सेलेक्ट करेंगे। साथ ही हमारा फॉरवर्ड प्लानिंग, यानी फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर में आपका कैसा बिजनेस रहेगा, वो डिसीजन लेना है, तो वो भी बिजनेस इकोनॉमिक्स बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि फॉरवर्ड प्लानिंग में हम बात कर सकते हैं डिमांड की। अगर डिमांड हमारा एक्यूरेट एनालाइज करके रखा है तो हमें कभी भी बिजनेस में लॉस नहीं होगा, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग ही क्या बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो हमें लॉस नहीं हो सकता। इन सारी डेफिनेशन से हमें एक बात क्लियर हो गई है, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड था वो इन डेफिनेशन में कॉमन था, डिसीजन मेकिंग का, राइट, और अल्टरनेटिव या सेलेक्टिव आइटम्स का या रिसोर्सेज को सेलेक्ट करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसका फर्स्ट पॉइंट है डिमांड एनालाइज एंड फॉरकास्टिंग, यानी मांग विश्लेषण और पूर्वानुमान। डिसीजन ऑफ मैनेजर डिपेंड ऑन करंट एस्टिमेशन ऑफ द डिमांड फॉर फ्यूचर। प्रबंधकों के लिए जो वर्तमान में निर्णय लिए जा रहे हैं वो बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इस पे फ्यूचर का सेलिंग डिपेंड करता है। इट इज़ द essential for the manager to estimate correctly the future sale in order to decide production schedule। यानी कि प्रबंधकों के लिए ये आवश्यक होता है कि वो फ्यूचर के उत्पादन कार्यक्रम को सही ढंग से बनाएं, जिससे द एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर सेल गाइड द मैनेजर ऑफ फर्म टू मेंटेन देयर पोजीशन एंड टू इंक्रीज प्रॉफिट। अगर वो भविष्य में उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो फ्यूचर की डिमांड की आपकी जो कह सकते हैं डिसीजन सही लिया है, तो इससे आपके प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है और जो फर्म की पोजीशन होगी उसको मेंटेन किया जा सकता है। इफ़ डिमांड एनालाइज and demand forecasting of firm are correct, the firm earn more profit, and if they are wrong, it suffer losses। यानी अगर फर्म का जो डिसीजन है, डिमांड का डिसीजन है, या एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है, या मांग का पूर्वानुमान लगाना है, अगर वो सही है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग कर सकती है फर्म। लेकिन अगर ये डिसीजन मेकिंग रॉन्ग होता है तो इससे फर्म को बहुत ज़्यादा लॉसेस होगा, राइट। द सेकेंड टॉपिक
कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालाइज यानी लागत तथा उत्पादन का विश्लेषण। One of the important responsibility of business manager is to analyze and control cost in order to maximize the profit। यानी कि एक व्यावसायिक प्रबंधक के लिए ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो लागत को नियंत्रित रखे यानी कंट्रोल रखें कॉस्ट पे, जिससे हम लाभ का अधिकतम प्राप्त किया जा सकता है या फर्म को लाभ अधिकतम हो सकता है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कॉस्ट सच एज मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एक्सेट्रा। बहुत डिफरेंट टाइप की या कॉस्ट के बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे सीमांत लागत, परिवर्तनशील लागत या स्थायी लागत। परिवर्तनशील लागत या वेरिएबल कॉस्ट वो होती हैं जो प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज या डिक्रीज होती हैं, जबकि फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती हैं। अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है तो पर आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो सकती हैं। वो कौन सी होती है? फिक्स कॉस्ट। एनालाइज ऑफ कॉस्ट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग एंड मेकिंग द प्राइस पॉलिसी। यानी जब लागत का विश्लेषण करते हैं तो वो हमारे लाभ को बनाने की जो नीतियाँ होती हैं उसमें भी लाभदायक है और जो कीमत यानी प्राइस पॉलिसी को बनाने में भी सपोर्ट करती है। कॉस्ट एनालाइज इंक्लूड कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट एंड प्रोडक्शन। जो लागत विश्लेषण होता है उसके अंदर हम लागत की अवधारणा कॉस्ट कंसेप्ट को भी पढ़ते हैं, लागत का वर्गीकरण यानी कॉस्ट क्लासिफिकेशन का भी स्टडी करते हैं और साथ ही साथ हम एक रिलेशन पढ़ते हैं जो कि कॉस्ट और प्रोडक्शन यानी लागत और उत्पादन के बीच में क्या होता है उसका भी स्टडी करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा प्राइसिंग डिसीजन एंड पॉलिसी एंड प्रैक्टिस यानी मूल्य निर्धारण नीति। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द फर्म एज इट इज़ द बेस ऑफ ऑल फ्यूचर रेवेन्यू। यानी कि हम कह सकते हैं कि मूल्य नीति या कह सकते हैं मूल्य नीति वह नीति होती है जो कि भविष्य में आपके रेवेन्यू का बेस बनती है यानी आधार बनती है। प्राइस पॉलिसी अगर आपकी एकदम सही बनाई है आपने तो फ्यूचर में वो फर्म अपना रेवेन्यू अर्निंग बहुत ज़्यादा कर सकती है या उसे बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। सो डिसाइडिंग द प्राइस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसीलिए कीमत का निर्धारण एक व्यावसायिक अर्थशास्त्र के लिए सबसे मुख्य विषय होता है। द सक्सेस ऑफ द फर्म डिपेंड अपॉन डिसीजन रिगार्डिंग प्राइस। क्योंकि हम कह सकते हैं कि एक फर्म जो होती है वो अपना जो सक्सेस है या सफलता है वो किसके अकॉर्डिंग कर सकती है? प्राइस की नीति के अनुसार बता सकते हैं, या एक फर्म की सफलता कीमत के बारे में फैसले पर निर्भर करती है। अगर आपका प्राइस सही है प्रोडक्ट का तो आपके लिए क्या होगा? वो प्रॉफिट अर्निंग का एक सोर्सेस बन जाएगा। यानी प्राइस पॉलिसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, राइट। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक वो है प्रॉफिट मैनेजमेंट। यानी कि आपका कह सकते हैं कि लाभ प्रबंधन या हम कह सकते हैं लाभों का प्रबंध करना, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है, चलिए देखिए। बिजनेस फर्म आर क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ द अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि जो भी लाभ होता है उसका निर्धारण करना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, इन द लॉन्ग रन the success of the firm is measured in the term of the profit earned by it। यानी अगर फर्म का जो सक्सेस है उसको मापना हो तो हम क्या बता सकते हैं कि प्रॉफिट अर्निंग कैसे रही है उसके बारे में बता सकते हैं कि उसकी प्रॉफिट अर्निंग कैसी है। प्रॉफिट डिपेंड ऑन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। जो आपका लाभ होता है वो आपके आगम तथा लागत यानी रेवेन्यू और कॉस्ट पे डिपेंड करता है। देयर आर मैनी फैक्टर, जो आपके बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपके प्रॉफिट को कह सकते हैं इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, वो कौन से हैं? कॉस्ट एंड रेवेन्यू, सम ऑफ द विच आर इंटरनल फॉर द फर्म एंड वाइल द अदर आर एक्सटर्नल। कुछ फैक्टर इंटरनल हो सकते हैं फर्म्स के और कुछ एक्सटर्नल फर्म्स हो सकते हैं। जैसे प्राइस पॉलिसी है गवर्नमेंट की, या गवर्नमेंट की आपकी फिस्कल पॉलिसी में क्या चेंजेस हुआ, या मॉनेटरी पॉलिसी में क्या चेंजेस हुआ। तो इन सब का जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे प्रॉफिट मैनेजमेंट पे होता है।
ठीक है। 6 हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, कह सकते हैं कैपिटल मैनेजमेंट, यानी पूंजी का प्रबंध। बिजनेस फर्म हैव टू इन्वेस्ट कैपिटल फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी जो बिजनेस फर्म होती हैं वो समय रहते हुए हर समय पर क्या करेगी, समय समय पे अपनी पूंजी का विनियोग करती हैं। एंड डिसीजन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट लार्ज सम आर इन्वॉल्व ऑन वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड हैविंग वंस इन्वेस्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिजर्व बैक द डिसीजन। यानी हम कह सकते हैं कि पूंजी प्रबंध व्यवसाय फर्मों का समय समय पर पूंजी निवेश करना पड़ता है। पूंजी निवेश निर्णय कह सकते हैं एक इतना बड़ा डिसीजन होता है कि आपने अगर कोई डिसीजन ले लिया है कैपिटल का किसी में इन्वेस्ट करने का, तो हम वापस बैक मूव नहीं कर पाएंगे, यानी हम पीछे नहीं हट पाएंगे, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगा। इस तरह के निर्णय हमेशा प्रबंध के जो मैनेजर्स होते हैं उनके टॉप लेवल पे जो रहते हैं पर्सन, CEO वगैरह, उनके द्वारा ये लिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं कैपिटल मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए। इसके अंदर हम कह सकते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिजनेस इकोनॉमिक, इट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी बिजनेस के लिए जो कैपिटल ली है वो आपने किस कॉस्ट पे ली है वो भी डिपेंड करता है। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कैपिटल, यानी कि आपकी जो पूंजी है उसकी लाभदायकता क्या है। एंड द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट, यानी कि जो आपने प्रोजेक्ट चुना है, जिस परियोजना को आपने चुना है या विभिन्न परियोजनाओं में से जिस परियोजना का आपने शामिल किया है, क्या वो आपके लिए, आपके प्रबंध के लिए, आपके बिजनेस के लिए सूटेबल है कि नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसमें, कैपिटल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा पॉइंट वो है डिसीजन थ्योरी अंडर अनसर्टेनिटी, यानी हम कह सकते हैं कि निर्णय थ्योरी यानी निर्णय सिद्धांत जो कि अनिश्चितता के सिद्धांत कहलाता है, या निर्णय एक अनिश्चितता की तहत सिद्धांत। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि इसमें द मैनेजर हैज़ टू टेक मैनी डिसीजन इन एन इन्वायरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी एक मैनेजर को समय समय पे बहुत सारे कह सकते हैं डिसीजन लेने होते हैं, राइट, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो अनिश्चित होता है, इसलिए उसको टाइम टू टाइम डिसीजन लेने होते हैं। अनसर्टेनिटी आर मैनी फॉल्ट सच एज अनसर्टन ऑफ डिमांड, अनसर्टन ऑफ कॉस्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ कैपिटल। ये सारे अनसर्टेनिटी क्या है कि अनसर्टन हमारी मांग अनिश्चित है, हमारी लागत अनिश्चित है, या हमारी पूंजी की अनिश्चितता के कारण ही एक मैनेजर को टाइम टू टाइम डिसीजन लेना होता है, क्योंकि इन सब में क्या होती है, अनिश्चितता होती है। दिस अनसर्टेनिटी मेक द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग वेरी डिफिकल्टी, यानी हम कह सकते हैं कि कि ये जो अनसर्टेनिटी रहती है, अनिश्चितता रहती है, उसके कारण एक मैनेजर के लिए बहुत कठिन हो जाता है कि वो अपना निर्णय कैसे ले, क्योंकि ये जो डिसीजन मेकिंग था ये वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, राइट। बहुत सारे मेथड्स वो यूज़ करता है जिससे डिसीजन मेकिंग उसके लिए इजी बन जाए। टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स यूज़ करता है कि अर्थशास्त्र के लिए या कौन कौन से उपकरण हैं जिसका मैं ले सकूँ, लॉजिक लगाता है, कुछ अनसर्टेन कंडीशंस होती हैं उनको मानता है, ताकि उसका जो भी डिसीजन है वो बिजनेस के लिए अच्छा हो सके। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार की आर्थिक नीतियाँ। गवर्नमेंट पॉलिसी सच एज फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, लेबर पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कह सकते हैं, एक्सेट्रा। यानी सरकार समय समय पर क्या बनाती है, अलग अलग नीति बनाती है, जैसे राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी को, या मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति जो कि RBI कंट्रोल करती है, राइट। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए स्पेशल बनाई जाती है। ट्रेड पॉलिसी जो कि आपके बिजनेस के लिए बनाई जाएगी कि आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे, या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी कैसे कंट्रोल करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, यानी इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट करने वाली पॉलिसी। तो ये सारी पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है, और ये सारी पॉलिसीज़
किस पे इफ़ेक्ट डालती है, हमारे बिजनेस डिसीजन पे। दिस पॉलिसी एंड देयर इफ़ेक्ट मस्ट बी केयरफुली स्टडी विद रेफरेंस टू द फर्म। यानी हम कह सकते हैं कि इन पॉलिसी का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हमारे बिजनेस पे, इसीलिए फर्म को इन पॉलिसीज़ का स्टडी पहले से ही और केयरफुली ढंग से कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे बिजनेस को बहुत इफ़ेक्ट डालेगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेल्स प्रमोशन यानी बिक्री संवर्धन। अब बिजनेस मैनेजर हैज़ टू पे प्रॉपर अटेंशन टू द प्लानिंग एडॉप्टेड फॉर प्रमोटिंग सेल। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक बिजनेस मैनेजर को बिक्री को बढ़ावा देने के लिए या उचित ध्यान देने के लिए एक अच्छी सी रणनीति बनानी होती है। ठीक है। द क्वांटिटी ऑफ सेल एंड कॉस्ट डिपेंड अपॉन सेल प्लानिंग। यानी जो बिक्री की मात्रा होती है या हम कह सकते हैं कि जो कॉस्ट होती है, लागत होती है, वो आपकी बिक्री की प्लानिंग यानी सेल प्लानिंग पे डिपेंड करेगी कि आप कैसी प्लानिंग करते हैं अपनी बिक्री के लिए। द मैनेजर हैज़ टू डिसाइड अबाउट द एक्सपेंडिचर टू बी ऑन सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट। एक मैनेजर समय समय पर क्या लेता है, निर्णय लेता है, क्योंकि उसे बहुत सारा एक्सपेंडिचर करना होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट पे यानी विज्ञापन कैसा होगा, सेल्स प्रमोशन में कौन कौन सी एक्टिविटी जैसे डिस्काउंट कितना देना है या फ्री टू फ्री कुछ रखना है। तो ये सारी जो पॉलिसीज़ होती है ये किस में आती है, सेल्स प्रमोशन। यानी सेल्स को बढ़ाने के लिए आप कौन कौन सी एक्टिविटी करेंगे अपने बिजनेस के लिए, तो उसका डिसीजन भी बिजनेस को लेना या बिजनेस मैनेजर को लेना होता है, राइट। जैसे कि हैज़ टू डिसाइड द क्वांटिटी एंड स्केल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। वो देखता है कि मैं किस तरह का विज्ञापन या विज्ञापन का स्तर चेक करता है कि मुझे अपने बिजनेस के लिए कौन सा सूटेबल रहेगा, राइट। तो इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक स्टडी कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब एक बिक्री को बढ़ाने के लिए कौन सी कितनी लागत आएगी। ठीक है। सेल्स प्रमोशन स्कीम, ठीक है, यानी सेल्स प्रमोशन स्कीम में आप जानते हैं कि डिस्काउंट आ गया, फ्री टू फ्री आ गया, ठीक है, 1 बाय गेट, या हम 2 खरीदे तो 1 फ्री आ गया। ठीक है। तो ये सारे किस में आएंगे, आपके सेल्स प्रमोशन में आएंगे। देन अदर्स में हम कह सकते हैं, अदर वाला लास्ट पॉइंट है आपका, इट हैज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट द नेचर ऑफ द बिजनेस। अभी हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग देखा, उसका डेफिनेशन देखा। ठीक है। हमारे जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का ही स्टडी किया जाता है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समव्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि बिजनेस मेकिंग के लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो एक इंडिविजुअल फर्म को इंडिकेट करता है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी हम कह सकते हैं समव्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे हम कह सकते हैं होल इकोनॉमिक्स का स्टडी करता है, जैसे कि आपका नेशनल इनकम क्या है, ठीक है, प्राइस लेवल क्या है, आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, उन सब का स्टडी करता है।